अक्सर समाज में एक बहुत ही अजीब विरोधाभास देखने को मिलता है। मतलब मैंने कई बार देखा है कि एक तरफ कोई बहुत बड़ा डॉक्टर या कोई कॉर्पोरेट अधिकारी होता है जो हर महीने लाखों रुपए कमाता है, बिल्कुल। लेकिन 50 की उम्र तक आते आते वो भारी कर्ज में डूबा होता है, अपनी ईएमआई चुकाने के लिए संघर्ष कर रहा होता है। ये बहुत आम है आज के समय में, है ना? और वही दूसरी तरफ कोई एक साधारण सी नौकरी करने वाला क्लर्क होता है जिसकी आय कभी बहुत ज्यादा नहीं रही, लेकिन रिटायरमेंट के समय उसके पास करोड़ों की संपत्ति होती है और एक तनाव मुक्त जीवन होता है। सही बात है। तो जब हम इस अंतर को देखते हैं तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। हम लोग अक्सर अमीरी को एक घटना की तरह देखते हैं, जैसे कोई लॉटरी लग जाना या रातों रात किस्मत चमक जाना। हाँ, और इस धारणा के पीछे हमारी वो मानसिकता है जो चीजों को तुरंत होते हुए देखना चाहती है। मतलब समाज हमें ये विश्वास दिलाता है कि पैसा एक जादुई छड़ी है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लोगों को लगता है कि अगर बस आय बढ़ जाए तो सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। ज्यादा आय अक्सर सिर्फ बड़ी समस्याओं और बड़े खर्चों को जन्म देती है, जब तक कि उसे संभालने का कोई सिस्टम ना हो। राइट। एकदम सही कहा। जो लोग सच्ची समृद्धि हासिल करते हैं वो अपनी ऊर्जा सिर्फ ज्यादा कमाने पर खर्च नहीं करते, बल्कि वो एक ऐसा शांत, सटीक और कभी ना टूटने वाला सिस्टम बनाते हैं जो उनके पैसे को सही दिशा देता है। तो चलिए आज इसी विचार की गहराई में चलते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम दौलत बनाने के एक ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। हमारा विषय है एक बेहद शक्तिशाली और समय की कसौटी पर परखी गई आर्थिक फिलॉसफी, जिसे कहते हैं द 33% रूल। हाँ, द 33% रूल। ये कोई नया चलन नहीं है, बल्कि ये पीढ़ियों से चला आ रहा एक ऐसा नियम है जिसने साधारण लोगों को असाधारण संपत्ति का मालिक बनाया है। बिल्कुल। और मैं यहाँ बता दूं कि आज की हमारी ये पूरी चर्चा सारे तथ्य और असली कहानियां सिर्फ एक ही स्रोत पर आधारित है, और वो है YouTube चैनल द बुक पल्स। जी, द बुक पल्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही गहरा है। हाँ, तो इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये डिकोड करना है कि सच्ची समृद्धि सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने से नहीं आती, बल्कि जो पैसा आ रहा है उसे एक सटीक सिस्टम में ढालने से आती है। सटीक मतलब ये समझना हमारा मिशन है कि आय चाहे कितनी भी हो, उसे खर्च करने का तरीका ही ये तय करता है कि कोई व्यक्ति भविष्य में मालिक बनेगा या जीवन भर सिर्फ एक कर्मचारी बनकर रह जाएगा। ओके, तो इससे पहले कि हम इस दिलचस्प व्यवस्था को खोलकर समझें, एक छोटी सी बात। अगर हमारे सुनने वालों को ये ज्ञानवर्धक विश्लेषण पसंद आए तो इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मतलब ये सबसे बेहतरीन तरीका है जिससे ये विचार उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जिन्हें शायद इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, शेयर करना बहुत जरूरी है। सोचने से पहले उस बाल्टी के छेदों को बंद करना जरूरी है जिससे सारा पानी बह रहा है। हाँ, ये सुनने में एक बहुत ही सामान्य सी सलाह लग सकती है, लेकिन मानव मनोविज्ञान के लिए इसे लागू करना सबसे मुश्किल काम है। सही बात है। जब तक इंसान के हाथ में आने वाला हर एक रुपया बाहर जाने का रास्ता खोज लेता है, तब तक दौलत हमेशा एक मृत तृष्णा बनी रहेगी। द 33% रूल बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। अपनी आय को हाथ में आते 3 बराबर हिस्सों में बांट देना चाहिए। पहला 1/3 हिस्सा जीवन यापन के लिए, यानी रोजमर्रा के खर्चों के लिए। ओके। दूसरा 1/3 हिस्सा विकास या ग्रोथ के लिए, जो भविष्य में और पैसा बनाएगा। और अंतिम 1/3 हिस्सा सुरक्षा और स्थिरता के लिए, जो बुरे वक्त में ढाल का काम करेगा। और स्रोत में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि ये विभाजन महीने के अंत में बचे हुए पैसों से नहीं होना चाहिए, है ना? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। मतलब आय मिलते ही सबसे पहला काम यही होना चाहिए। इसके लिए द बुक पल्स के स्रोत में एक किसान का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो किसान वाली बात बहुत सटीक बैठती है। सोचिए कि एक किसान अपनी फसल काटता है और बहुत खुश होता है, लेकिन अपनी खुशी और आज की भूख मिटाने के चक्कर में वो सारा का सारा अनाज, यहाँ तक कि अगले मौसम का बीज भी वो खा जाता है। तो उस किसान का वो वर्तमान मौसम तो बहुत ही शानदार गुजरेगा। उसे लगेगा कि उसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। वो एक झूठी समृद्धि का आनंद लेगा। बिल्कुल, लेकिन प्रकृति का नियम है कि मौसम बदलेगा, और जब अगला मौसम आएगा तो भूखमरी तय है, क्योंकि भविष्य के लिए कुछ बोया ही नहीं गया। कितनी गहरी बात है। हमारी आय भी बिल्कुल उसी फसल की तरह है। जब हम अपना हर एक रुपया आज की लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने में, आज के शौक पूरे करने में खर्च कर देते हैं, तो हम पूरी तरह से अपनी अगली सैलरी पर निर्भर हो जाते हैं।
ऐसे में आजादी खत्म हो जाती है। बिल्कुल, इंसान सिर्फ अपने ही खर्चों का बंधक बनकर रह जाता है। इस स्थिति को पानी और चैनलों के उदाहरण से भी बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। मतलब कल्पना कीजिए कि आय एक तेज बहते हुए पानी की तरह है। हाँ, अगर किसी खेत में पहले से नालियां या चैनल नहीं खोदे गए तो वो पानी बेतरतीब ढंग से सब जगह फैल जाएगा, वो कीचड़ बनाएगा और अंत में भाप बनकर उड़ जाएगा। सही कहा, बिना दिशा के पैसा बर्बाद ही होता है। लेकिन अगर चैनल पहले से तैयार हैं, एक चैनल जीवन यापन का, एक विकास का और एक सुरक्षा का, तो पानी ठीक वहीं जाएगा जहां उसे जाना चाहिए। भावनाओं के हावी होने से पहले ही सिस्टम से पैसा बन जाना चाहिए। यही सिस्टम की ताकत है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक वाजिब सवाल आ रहा है, और शायद सुनने वालों की भी। क्या होगा अगर किसी की आय इतनी कम हो कि 33% का विभाजन व्यवहारिक ही न लगे? ये बहुत ही जमीनी सवाल है। मतलब कोई महीने का सिर्फ 15 या 20 हजार रुपए कमा रहा है, तो ऐसे में 33% अलग करना तो असंभव लगेगा, क्योंकि वो पूरी रकम ही शायद उसके जीने के लिए कम पड़ जाए। देखिए, जब आय कम होती है तो गणित के हिसाब से 33% को अलग करना वास्तव में असंभव हो सकता है। लेकिन द बुक पल्स यहाँ एक बहुत गहरी बात समझाता है। वो क्या? शुरुआत में प्रतिशत या रकम का आकार बिल्कुल मायने नहीं रखता। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आदत का निर्माण और उस स्ट्रक्चर को अपनाना। मतलब आदत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, अनुशासन किसी बड़ी रकम का मोहताज नहीं होता। अगर कोई बहुत कम कमा रहा है तो वो 33% की जगह 1% से भी शुरुआत कर सकता है। अच्छा, सिर्फ 1% से? हाँ, महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसा आते ही उसे बांटने की जो मानसिक आदत है वो विकसित होनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपनी आय में से कुछ हिस्सा भविष्य और सुरक्षा के लिए तुरंत अलग करता है तो उसके भीतर एक मनोवैज्ञानिक बदलाव आता है। उसकी अपनी नजरों में पहचान बदल जाती है। एकदम सही। वो सिर्फ पैसा खर्च करने वाले इंसान से पैसा बनाने वाले इंसान में तब्दील हो जाता है। और ये जो मानसिक परिवर्तन है, ये किसी भी बड़ी रकम से ज्यादा ताकतवर होता है। ये बहुत ही गहरी बात है। इसका मतलब है कि जब खर्च करने का पैसा एक बार तय हो जाए तो फिर जीवन उसी दायरे में जीना है। हाँ, यही अनुशासन है। और यहीं से हम एक और बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, अपनी क्षमता से नीचे जीना। अक्सर लोग जरूरत के नीचे जीने की बात करते हैं, लेकिन अपनी क्षमता या पावर से नीचे जीने का क्या मतलब है? इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों के बीच का अंतर पूरी तरह से मानसिकता का है। देखिए, जब कोई अपनी जरूरत या सीमित साधनों के कारण कम खर्च करता है तो उसमें अक्सर एक मजबूरी का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन में घुटन है। हाँ, या वो व्यक्ति दुनिया की अच्छी चीजों से वंचित है। ये एक अभाव की मानसिकता है। लेकिन अपनी क्षमता के नीचे जीने का मतलब है कि बैंक खाते में और आय में इतनी ताकत है कि एक बहुत महंगी लग्जरी गाड़ी खरीदी जा सकती है, हर साल विदेश यात्रा की जा सकती है। बिल्कुल। लेकिन वो व्यक्ति जानबूझकर एक सादी, भरोसेमंद गाड़ी और एक साधारण जीवन शैली चुनता है। ये कोई मजबूरी नहीं है, ये अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है। हाँ, जब कोई जानबूझकर सादगी चुनता है तो वो बचा हुआ पैसा उसे समाज में दिखावा करने से कहीं ज्यादा गहरा आत्मविश्वास और मानसिक शांति देता है। वाह! समाज में रुतबा दिखाने से ज्यादा मजा उस शांति में है जो बैंक में पड़े उस पैसे से आती है जिसे आपने जानबूझकर खर्च नहीं किया। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस पैसे को सुरक्षित रखने के लिए द बुक पल्स के स्रोत ने जो पेड़ वाला उदाहरण दिया है वो तो कमाल का है। हाँ, वो बहुत ही सटीक है। उसमें बताया गया है कि दैनिक खर्चे और दौलत बनाने वाले पैसे को एक ही अकाउंट में रखना वैसा ही है जैसे किसी व्यस्त हाईवे या सड़क के बीचों बीच एक छोटा सा पौधा लगाना। तो क्या होगा उस पौधे का? वही तो, हर गुजरती गाड़ी यानी जो छोटे मोटे खर्चे या आवेग होते हैं वो उस पेड़ को नुकसान पहुंचाएंगे और वो कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए ग्रोथ के पैसे को दैनिक खर्चे के पैसे से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। बिल्कुल। मानव स्वभाव ऐसा है कि जो चीज सामने दिखती है उसे इस्तेमाल करने का मन करता है। अगर विकास और सुरक्षा का पैसा हर बार बैंकिंग ऐप खोलने पर सामने दिखेगा तो दिमाग उसे खर्च करने के 100 बहाने ढूंढ लेगा। हाँ, कोई ना कोई सेल आई जाती है। सही कहा। इसीलिए उस 33% विकास वाले पैसे को एक बिल्कुल अलग अदृश्य खाते में रखना चाहिए जहां रोजमर्रा की जिंदगी की हलचल उस तक ना पहुंच सके। आपको पता है, ये सुनकर मुझे स्मार्टफोन के लो पावर मोड की याद आ रही है। अच्छा, कैसे? मान लीजिए कि फोन की बैटरी 100% चार्ज है, फुल पावर है।
आप चाहें तो सारी हैवी एप्स चला सकते हैं, ब्राइटनेस फुल कर सकते हैं। लेकिन एक समझदार व्यक्ति क्या करता है? वो बैटरी बचाता है। हाँ, वो जानबूझकर फोन को लो पावर मोड पे डाल देता है, फालतू बैकग्राउंड एप्स बंद कर देता है ताकि सबसे जरूरी काम के लिए बैटरी बची रहे। ये बिल्कुल वैसा ही है। ये एक बहुत ही बेहतरीन तुलना की आपने। लो पावर मोड जानबूझकर चुना गया एक बचाव है, और यही अनुशासन दौलत बनाने के तीसरे सबसे अहम हिस्से की नींव रखता है, जो कि है भावनाओं को हटाना और निरंतर विकास, है ना? एकदम सही। जब खर्चे कंट्रोल में होते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कि उस पैसे को बाजार की अनिश्चितताओं से कैसे बचाया जाए। अक्सर लोग निवेश को एक रोमांचक खेल की तरह देखते हैं। बाजार ऊपर जाता है तो लालच में आकर पैसा लगाते हैं, और जब गिरता है तो डर कर सब बेच देते हैं, और यहीं सारा पैसा डूब जाता है। बिल्कुल। निवेश को भावनाओं से नहीं बल्कि एक तय सिस्टम यानी रिलेंटलेस कंसिस्टेंसी से चलाना चाहिए। इसके लिए जो पायलट का उदाहरण दिया गया है स्रोत में, वो भी बहुत पावरफुल है। हाँ, वो उदाहरण मुझे बहुत पसंद है। जब एक पायलट खराब मौसम और घने बादलों के बीच विमान उड़ाता है तो बाहर कुछ दिखाई नहीं देता, विमान बुरी तरह हिलता है। बहुत डरावनी स्थिति होती है। अगर वो उस वक्त अपने डर या अपनी भावनाओं पर भरोसा करेगा तो वो गलत फैसला लेगा। एक समझदार पायलट हमेशा अपने इंस्ट्रूमेंट्स यानी सिस्टम पर भरोसा करता है। वित्तीय दुनिया में भी बाजार के उतार चढ़ाव वही घना तूफान है। भावनाओं को किनारे रखकर सिर्फ अपने सिस्टम को दिशा दिखाने की अनुमति देनी चाहिए। और इसी में एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है, सुरक्षा वाले 13 हिस्से को लेकर, जिसमें रणनीतिक दान या स्ट्रेटेजिक गिविंग की बात की गई है। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है। आमतौर पर हम दान को एक इमोशनल फैसला मानते हैं, लेकिन द बुक पल्स के वीडियो में इसे तार्किक हिस्सा बताया गया है। मतलब कोई अपने पैसे किसी और को देकर खुद की सुरक्षा कैसे कर सकता है? देखिए, जब दान सिर्फ भावनाओं पर आधारित नहीं होता बल्कि रणनीतिक और योजनाबद्ध होता है तो वो समाज में विश्वास और गुडविल बनाता है। अच्छा, एक नेटवर्क बनता है। बिल्कुल। जब आप लगातार समाज की मदद करते हैं तो वो एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। ये कोई भावनात्मक छलांग नहीं है, ये वित्तीय ढांचे का हिस्सा है जो लंबी अवधि में सम्मान और स्थिरता की रक्षा करता है। मतलब अगर बुरे वक्त में आपको जरूरत पड़ी तो वही समाज आपके साथ खड़ा होगा। बिल्कुल। और सिर्फ समाज ही नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड इंसान के लिए जो बाधाएं या सेटबैक्स होते हैं वो असल में मौके बन जाते हैं। वो कैसे? जब मंदी आती है तो असंगठित लोग डरकर अपनी संपत्तियां सस्ते में बेचते हैं, लेकिन जिसके पास सुरक्षा का 33% हिस्सा तैयार है वो उस मंदी को एक अवसर की तरह इस्तेमाल करता है। वाह, ये तो सब थ्योरी में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं सोच रही थी कि एक आम काम करने वाला इंसान या कोई क्रिएटर इसे असल जिंदगी में जमीन पर कैसे उतारता है? यही तो सबसे अहम सवाल है। वो मेहनत और मजदूरी से निकलकर ओनरशिप या मालिकाना हक तक कैसे पहुंचता है? यहीं से हम स्रोत की उस असली जिंदगी की कहानी पर आते हैं जो द बुक पल्स ने शेयर की है, एक ग्राफिक डिजाइनर की कहानी। हाँ, ये रियल लाइफ क्रिएटर स्टोरी इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है कि वो 33% विकास वाला हिस्सा वास्तव में करता क्या है। बिल्कुल। तो वो कुशल डिजाइनर शुरुआत में क्या करता है? वो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे लेता है, मतलब समय के बदले पैसा। हाँ, जो कि एक बहुत ही सम्मानजनक काम है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी सीमा है। सीमा ये है कि दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। बिल्कुल। वो इंसान चाहे कितना भी तेज काम कर ले, वो एक सीमा से ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं ले सकता। अगर वो बीमार पड़ जाए तो उसकी आमदनी तुरंत शून्य हो जाएगी। तो फिर वो ओनरशिप में कैसे बदलता है? असली खेल तब बदलता है जब वो अपने विकास वाले 33% पैसे का इस्तेमाल करता है। अच्छा। वो पैसा उसे ये आजादी देता है कि वो कुछ हफ्तों के लिए क्लाइंट का काम लेना बंद कर दे, और उस खाली समय में वो अपनी स्किल्स का उपयोग करके कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाए, जैसे कोई टेम्पलेट्स का बंडल या कोई ऑनलाइन कोर्स। हाँ, या फिर वो किसी ब्रांड में हिस्सेदारी यानी इक्विटी ले ले। मतलब वो अपनी मेहनत या लेबर को संपत्तियों या एसेट्स में बदल रहा है। बिल्कुल। एक बार वो कोर्स बन गया तो वो रात को सोते समय भी पैसा कमाएगा। वो इंसान अब कर्मचारी नहीं, अपनी कला का मालिक बन गया है। यहाँ पर आकर ये सिस्टम सच में बहुत ही दिलचस्प हो जाता है ना? लेकिन इस ग्रोथ को संभालते वक्त एक बात का ध्यान रखना चाहिए जो स्रोत में एक इमारत के उदाहरण से समझाई गई है। हाँ, वो बिल्डिंग वाला उदाहरण। मैं इसे ऐसे देखती हूँ कि बिना मजबूत नींव के ऊपरी मंजिलें नहीं बनानी चाहिए। अगर एकदम से बहुत पैसा आ जाए और आप महंगी गाड़ियां ले लें, लेकिन नींव मजबूत ना हो तो क्या होगा? आता है कि इस दौलत को
पीढ़ियों तक कैसे सुरक्षित रखा जाए। और यहाँ हम बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट पर आते हैं, शांत दौलत या क्वाइट वेल्थ। आज के दिखावे वाले दौर में ये शांत दौलत सुनना बड़ा सुकून देता है। बिल्कुल, दौलत का दिखावा करना या शोर मचाना हमेशा अनावश्यक ध्यान और दबाव खींचता है। लोग उस पैसे का हिस्सा मांगने लगते हैं। हाँ, और उस झूठे रुतबे को बनाए रखने के लिए इंसान और ज्यादा खर्च करने के जाल में फंस जाता है। इसके विपरीत अपनी दौलत को शांत रखना और अपने स्टैंडर्ड्स को हाई रखना, यही असल मजबूती है। सच्ची दौलत को तालियों की कोई जरूरत नहीं होती है ना? बिल्कुल नहीं। और अगली पीढ़ी को ये दौलत सौंपने के बारे में द बुक पल्स जो कहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों को पैसा सौंपने से पहले सिस्टम सौंपना जरूरी है। ये सबसे बड़ी सीख है। बिना शिक्षा के दी गई विरासत कुछ ही सालों में दौलत को खत्म कर देती है। तो परिवार में वित्तीय अनुशासन का एक कल्चर बनाना चाहिए, राइट? हाँ, एक पारदर्शी माहौल जहाँ पैसों पर बिना किसी तनाव के बात होती हो, और हर साल अपने नियमों का रिव्यू करना चाहिए, जिसे कहते हैं रिव्यू, रिफाइन एंड रिकमिट। मतलब हर साल देखना कि क्या हम अभी भी अपनी क्षमता से नीचे जी रहे हैं। बिल्कुल, ये वार्षिक प्रक्रिया उस पूरे 33% के सिस्टम को जंग लगने से बचाती है। तो अगर हम आज के इस पूरे गहरे विश्लेषण का सारांश निकालें तो द 33% रूल सिर्फ बजट बनाने का तरीका नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक जीवन दर्शन है। हाँ, एक हिस्सा अनुशासन के साथ जीने के लिए, एक निरंतर विकास के लिए और एक समझदारी से सुरक्षा और दान के लिए। आज के सूचना और दिखावे से भरे दौर में ये सिस्टम एक ऐसा शॉर्टकट है जो हमें जानकारी के बोझ से बचाता है और सच्ची शांति देता है। एकदम सही बात है। तो अब हम आज की इस गहरी चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह सुनने वालों के लिए एक गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर आज किसी अजनबी के हाथ में किसी की बैंक स्टेटमेंट या वित्तीय डायरी लग जाए तो उसमें कौन सी संस्कृति नजर आएगी? ये सोचने वाली बात है। क्या वो सिर्फ आज के खर्चे पूरा करने की एक थकी हुई कहानी होगी, या फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति और समृद्धि की एक मजबूत नींव? बहुत ही गहरा सवाल है ये। तो इसी सकारात्मक और चिंतनशील विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। अपनी नींव को पहचानिए और शांत दौलत की ओर कदम बढ़ाइए। धन्यवाद।